Studies YouTube channel classes, and today we are starting a new topic, a new subject, and name is Manual of Office Procedure. In short, we will call it hereafter as MOP. So Manual of Office Procedure, जिसको हिंदी में कार्यालयीन प्रक्रिया कहते हैं. सो ये मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं. एंड जस्ट टू अपडेट यू दैट what we are going to discuss, that is the 2022 edition. So it is the latest edition what we are going to discuss here. जब भी कोई हम प्रोसीजर, जब भी कोई रूल रेगुलेशन हम स्टडी करेंगे तो हमें लेटेस्ट एडिशन को ध्यान में रख करके ही करना है. इस मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में स्वामी बुक पब्लिकेशन भी है. जो लोग पढ़ना चाहते हैं स्वामी बुक पब्लिकेशन खरीद करके पढ़ लें. यहाँ पर हम एक एक चीज़ को बड़ी आसानी से सॉल्व करके समझाने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको आज इसमें कहीं भी डिफ़िकल्टी नज़र ना आए. सो ये जो सेशन अभी का सेशन है, इस सेशन का सिर्फ दो ही पर्पस है. हमें ये जानना कि नीड ऑफ द मैनुअल ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर क्या है एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. ये दो चीज़ों को हम अभी जानते हैं. सो जो नीड है वो नीड के साथ, उसका जो नीड है वो ऑब्जेक्टिव के साथ ही जुड़ा हुआ है. सो ऑब्जेक्टिव क्या है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का? ऑफिस ऑफ प्रोसीजर ऑफिस मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर की ज़रूरत क्या पड़ी? ऑफिस प्रोसीजर किस लिए चाहिए? तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक सर्विस की ऑब्जेक्टिव क्या है. पब्लिक सर्विस क्यों किया जाता है और पब्लिक सर्विस का पर्पस क्या है. सो पब्लिक सर्विस की ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मीट द सिटीजन्स नीड. जो भी लोक सेवा है, जो पब्लिक सेवा है, इनका प्राइम पर्पस ये है कि सिटीजन्स की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना. टू फर्दर इन्हेंस देयर वेलफेयर. सिटीजन्स का वेलफेयर किस तरीके से और सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, सिटीजन का वेलफेयर ही हमारा प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव होता है. पब्लिक रिसोर्सेज आर मैनेज्ड विद अटमोस्ट केयर एंड प्रूडेंस. सो इन दोनों को क्या है, टू मीट द सिटीजन्स नीड एंड टू फर्दर इन्हेंस देयर वेलफेयर. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरीके से मैनेज करते हैं सो दैट उसमें ऑटोमोस्ट केयर एंड प्रूडेंस का ध्यान रखा जा सके. टू कीप अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर व्हाट डन एंड व्हाई डन. सो इसके बाद क्या पर्पस है, हमें जब भी हम पब्लिक ड्यूटी करते हैं, पब्लिक सर्विस में कुछ काम करते हैं, तो जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं. किस लिए रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, आज हमने क्या किया उसका रिकॉर्ड हमारे पास रखना है, और हमने क्यों किया उसका भी हमें रिकॉर्ड रखना है. एंड व्हाट वी डिड एंड व्हाई वी डिड, दैट रिकॉर्डिंग इज being carried out as per the manual of office procedure. इन्हीं बातों को यहाँ पर रिटेन फॉर्म में दिया हुआ है. इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट. सो अब प्रश्न ये उठता है कि इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है. तो इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट है वो लार्जली डिपेंड्स अपॉन द इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर. जितना अच्छा हमारा प्रोसेस होगा, जितने सतर्कता से साथ हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उतनी ही गवर्नमेंट जॉब में हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी. और क्या है, एबिलिटी ऑफ इट्स फंक्शनरीज. फंक्शनरीज में ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं और फंक्शनरीज में एक्सेसरीज भी आती है. तो उनकी एबिलिटी कैसी है, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, इस पर भी गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी डिपेंड करती है. टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफ़िशियंसी एंड स्पीड. और क्या करना है, आपको इफ़िशियंसी भी मेंटेन करना है और स्पीड भी मेंटेन करना है. कई बार ऐसा होता है कि स्पीड बढ़ जाता है तो इफ़िशियंसी डाउन हो जाती है. ऐसा नहीं करना है.
हमें इस स्पीड से करना है कि स्पीड भी मेंटेन रहे और इफ़िशियंसी भी मेंटेन रहे। स्पीड हमें बढ़ाना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इफ़िशियंसी। हमें क्वालिटेटिव सर्विसेज रेंडर करनी है और इसीलिए ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ़िशियंसी एंड स्पीड। और इन सब को अचीव करने के लिए 2022 का जो मैनुअल है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ई ऑफिस सिस्टम को बड़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है। सो ई ऑफिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है 2022 के मैनुअल में, वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। सो जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है, फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन मार्च 1955। CSMOP मीन्स, सोचिए, नहीं मिला। सो क्या होता है, ये सेक्रेटेरिएट है। सो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को CSMOP कहते हैं। हैज़ बीन अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग सिनारियो। ऐसा है 1955 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ, उसके बाद से टाइपराइटर ने कितने ज़माने देख लिए, उसके बाद से टेबल टॉप आया, पर्सनल कंप्यूटर आए, लैपटॉप आए, मोबाइल आए, ये तरह तरह के इनोवेशन होते गए हैं और उसी के अनुसार हमारा भी जो मैनुअल है उसको टाइम टू टाइम चेंज किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग सिनारियो। अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दिस इज़ द 16th रिवाइज्ड एडिशन 2022 इन द 2 सीरीज में है। ये लेंदी है थोड़ा, हम कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्टकट में आप तक पहुंचा सकें विदाउट सेक्रीफाइसिंग द इफिशियंसी। पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी। अभी क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या किया गया, एक तो 1955 में ये फर्स्ट टाइम आया, उसके बाद से टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जा रहा है एज़ पर द चेंजिंग सिनारियो। ये 16th एडिशन है जो 2022 में रिलीज़ हुआ है। अब इसके अलावा क्या है, टू प्रोवाइड सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी द मैनुअल सजेस्ट द इशू ऑफ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस which could supplement or vary within broad limits the prescribed procedure to suit special conditions and requirements। जो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर्म है। डिपार्टमेंट को सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, उसमें अपने ज़रूरत के अनुसार वेरी करने की, चेंज करने की, उसमें ज़रूरत के अनुसार उसमें डिपार्टमेंट को ये परमिशन दिया गया है, द इशू ऑफ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस विच कुड सप्लीमेंट और वेरी विद इन ब्रॉड लिमिट्स द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर टू सूट स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन, डिपार्टमेंट का जो स्पेशल कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो मैनुअल में चेंजेज ला सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टू द सुटेबिलिटी ऑफ द स्पेशल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सबको पता है प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंट के नाम पर ही इंडिया के सारे काम होते हैं। सो प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। उनके नीचे आते हैं प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर आते हैं हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं एंड मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। और उसके बाद से एग्जीक्यूटिव शुरू होते हैं। यहाँ से यहाँ अभी तक जो है ये इलेक्टिव बॉडी है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एमपीज इलेक्टेड। यहाँ से जो है सिलेक्टेड शुरू होते हैं और जहाँ से सिलेक्टेड शुरू होते हैं दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्या है, सेक्रेटरी एंड सबऑर्डिनेट फंक्शनरीज। यहाँ से हमारे सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव शुरू होते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पर जो कुछ भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है उससे आपको आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, कुछ 5% 10% भी आपको इन्फॉर्मेशन गेन हो रहा है, देन यू मस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले प्रेसिडेंट महोदय हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली वेस्ट्स इन द प्रेसिडेंट एंड मे बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution। constitution के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड and all affairs of the union are done on the name of the president itself। so president is the executive head। उसके बाद से the council of ministers। in the exercise of his or functions the president is aided and advised by a council of ministers headed by prime minister। so president महोदय अकेले काम ये नहीं करते हैं, he does all these things on the advice of the council of ministers headed by prime minister। in actual practice the executive power of the union resides in the council of ministers। कहने का मतलब ये है कि जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट साहब वैसे ही फॉलो करेंगे। तो जब इन्हीं के एडवाइस पर इनको चलना है तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन रिसाइड्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये 3 कैटेगरी के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर का अलग उनका रैंक होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कुछ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर तो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर इनके कैबिनेट मिनिस्टर के ही ये डेप्यूटी में होते हैं, उनके असिस्ट करने के लिए होते हैं। द कैबिनेट विच कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन डिस्चार्जिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सुपीरियरिटी दिया हुआ है। A minister of state with independent charge also attends a cabinet meeting when subject matter of his her department is considered। generally जो कैबिनेट मीटिंग होगी उस कैबिनेट मीटिंग में जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही अटेंड करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स ये अटेंड नहीं करते हैं, ये लो इनके फैसिलिटेटर हैं, ये इनकी ये सुपीरियर है और इनसे ये इन्फीरियर है। सो जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही अपीयर होते हैं। लेकिन अगर किसी कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है और उनसे रिलेटेड कोई मीटिंग है, कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है और उनसे रिलेटेड अगर कोई कैबिनेट मीटिंग है तो वे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द कैबिनेट ऑल्सो फंक्शंस थ्रू इट्स कमेटी। कैबिनेट को कमेटी भी संचालित करती है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट महोदय हो गए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। मिनिस्ट्रीज में क्या क्या होती है? A ministry department is responsible for formulation of policies, scheme of the government in relation to business allocated to it and also for their implementation, monitoring and review। So ministry होती है चाहे डिपार्टमेंट होती है, ये पॉलिसीज़ को स्कीम को फॉर्मुलेट करना इनका मेन काम होता है। For the efficient disposal of business allotted to it, department is divided into wings, divisions, branch, sections, units, cells। ये सब जो है डिपार्टमेंट के डिविजन्स है। A department is normally headed by a secretary to the government of India। So जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री होती है, वो डिपार्टमेंट के हेड जनरली एक सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। The work in a department is divided into wings with a special category, additional secretary, special secretary, additional secretary, joint secretary in charge of each wing। So the work of the department is further divided into wings। और वो जो फर्दर डिवाइड होता है उनके जो हेड्स होते हैं उनको स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। A wing comprises of a number of division
each functioning under the charge of an officer of the level of director, joint director, deputy director. So मिनिस्ट्री के बाद से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद से विंग हुआ, और विंग के जो हेड होते हैं वो लगभग डायरेक्टर्स होते हैं। डिवीजन में है ब्रांचेस, ईच अंडर द चार्जेज ऑफ अंडर सेक्रेटरी, इक्विवेलेंट ऑफिसर एज ब्रांच ऑफिसर। A section or desk is the lowest unit in a department with a well defined area of work. So इनके नीचे सेक्शन भी होते हैं, डेस्क भी होते हैं। अब आइए थोड़ा सा कन्फ्यूजिव स्टेट को दूर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है? Such bodies are constituted under the provisions of the Constitution of India, such as Controller and Auditor General of India, Election Commissioner of India, Union Public Service Commission. So क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब फ्रेम हुआ था तो वो आर्टिकल 1 to लेकर 1 to 399 तक है। अभी अमेंडमेंट और एडिशन डिलीशन करके कुछ आर्टिकल 444 तक पहुंच चुका है। शेड्यूल भी है उसमें, पार्ट भी है उसमें, एनेक्चर भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस जिस बॉडी को मेंशन किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस जिस बॉडी को, जिस जिस डिपार्टमेंट का मेंशन किया हुआ है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनका कुछ आर्टिकल 310 के आसपास में इनका है। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है, उसके बाद से 76 में ये आते हैं, 46 में भी 76 में आते हैं एजी। ऑडिटर जनरल जो है 76 में आते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इन लोगों का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जिस जिस बॉडी का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? सच बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टैट्यूट और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद विभिन्न प्रकार के बॉडीज को बनाया गया बाय सर्टेन इनेक्टमेंट, बाय पासिंग सर्टेन बिल्स इनटू द एक्ट। सो एक्ट के द्वारा भी कुछ बॉडी को बनाया गया है। ईएसआईसी भी ईएसआईसी एक्ट के द्वारा आया है। ईपीएफओ भी ईपीएफओ एक्ट के द्वारा आया है। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज, सच बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टैट्यूट और द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो भी एक्ट होगा, जो भी रूल रेगुलेशन हो गया, उसी के अनुसार स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म होती है। दे वर्क विद इन द स्कोप, मैंडेट एंड पावर्स लीगली प्रोवाइडेड टू देम बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लाइक सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नाम नहीं है, इसके लिए सीबीसी का अलग से एक्ट पास किया गया है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी, इनके लिए भी एक्ट पास किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इनके लिए भी एक्ट पास किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इनके लिए भी एक्ट पास किया गया है। और एक्ट पास करने के बाद से इनको बनाया गया है। अभी हाल में शायद ऐसा लग रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है। वी हैव टू चेक, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है जी। स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या फ़र्क है? वे सारे डिपार्टमेंट जिनका उल्लेख, जिनका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जिनका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, उनके लिए पार्लियामेंट अलग से एक्ट बना करके उस बॉडी को बनाई है, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो ईएसआईसी क्या है? अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ईएसआईसी एक्ट 1948 में के द्वारा इसको फॉर्म किया गया है। अभी आगे देखते हैं। ऑटोनोमस बॉडी, सच बॉडीज आर established by the government to discharge the activities, functions relating to the execution, implementation of policies of the government of India. They are given autonomy to discharge their functions in accordance with the memorandum of association. कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी के अलावा कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज भी होती हैं। इनको अपना स्वतंत्र अपना क्षेत्र होता है। इनको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा इनको बता दिया गया है कि आपका काम ये है और आपको ऐसे काम करना है, और उसी के अनुसार ये काम करते हैं। हाउ एवर द गवर्नमेंट्स ओवरऑल कंट्रोल एग्जिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो क्या है, ये ऑटोनोमस तो हैं,
लेकिन इन पर गवर्नमेंट का ओवरऑल कंट्रोल रहता है। सम ऑफ द प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज आर फंडेड फुली और पार्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली थ्रू ग्रांट्स इन इट। सो बहुत से केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ग्रांट्स भी देती है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं उनको खुद ही फंड जनरेट करने होते हैं और उस जनरेटेड फंड से उनको एक्सपेंडिचर करने होते हैं। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1861। एग्जाम्पल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो CBSE क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है। IIPA क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज द कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है ये प्योरली बिजनेस है, ये कंपनी है, प्योरली बिजनेस है और इस बिजनेस से मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विसिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बिजनेस इंटरप्राइजेज है। और इसमें क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ इक्विटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो मिनिमम 50% प्लस, होल्डिंग मोर देन 50% मीन्स 51% कर लीजिए। सो दे होल्ड 51% इक्विटी इन दैट डिपार्टमेंट। The subsidiaries of these companies, if registered in India, wherein any CPSE has more than 50% equity, are also categorized as CPSE. So जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनमें गवर्नमेंट का जनरली 51% शेयर होता है। पहले ये शेयर ज़्यादा था, फिर उसको डिसइन्वेस्टमेंट करके 51% तक लाया गया है। 51% से नीचे अगर आ गया, 50% से अगर नीचे आ गया तो वो पब्लिक सेक्टर में से बाहर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट का स्टेक उसमें 70% है तो 70% से ले करके वो कहने का मतलब 19% तक वो और इन्वेस्ट कर सकती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकती है। अप टू 51% तक गवर्नमेंट का अगर स्टेक है तो वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में आता है। इट ऑल्सो कवर्स सर्टेन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, ये सब CPSE के अंडर आते हैं। थोड़ा और इसको समझते हैं। कंपनीज आर द अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर CPSE बाई 51% और मोर देन 51% ऑफ कैपिटल शेयर ऑनरशिप। So central public sector enterprises are further classified into strategic सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एंड नॉन स्ट्रेटजिक। जब हम स्ट्रेटजिक की बातें करते हैं तो ये दीज इंक्लूड्स आर्म्स एंड एमुनिशन, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एयरक्राफ्ट एंड अदर आइटम्स रिलेटेड टू डिफेंस एंड इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HAL आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ सकता है? भारत डायनेमिक आ सकता है। यहाँ पर क्या आ सकता है? टाटा की कुछ कंपनी है जो अभी एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने लगी हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, LCA बना रहे हैं अभी, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं दो इन द विच मेक्स एंड देयर जॉब इंक्लूड्स आर्म्स एंड एमुनिशन, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस एयरक्राफ्ट एंड अदर आइटम्स ऑल्सो रिलेटेड टू डिफेंस, दे कम्स अंडर स्ट्रेटेजिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। उनके रूल अलग होते हैं। द रेस्ट ऑफ द central public sector enterprises are regarded as non-strategic and they are public sector bank, PSB जिनको कहते हैं, banks that are under the direct control of central government or other public sector banks by 51% or more than 51% of capital share ownership. Secondary state level public enterprises, companies which are under the direct control of the state government or other state level public enterprises by 51% और more than 51% ऑफ कैपिटल शेयर। सो ये सारे कंपनीज एक्ट में आते हैं और कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में शेयर होते हैं, शेयर डिवाइड होते हैं, उसके जो 51% से ज़्यादा अगर होल्डिंग है तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आती है, अगर उससे कम हो गई तो पब्लिक सेक्टर से बाहर निकल जाती हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि जितना हम डिस्कशन किए इसमें, हमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ESIC का नाम नहीं है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। स्टेच्यूट जो है, एक्ट पास किया गया है पार्लियामेंट से और उसके द्वारा ESIC फॉर्म हुई है, इसलिए वो लगता है कि स्टेच्यूटरी बॉडी है। लेकिन उनके पास क्या है, ऑटोनॉमस उनका अपना, वो खुद ही फंड जनरेट करते हैं और उसी में से एक्सपेंडिचर करते हैं एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सो मोस्टली वो ऑटोनॉमस टाइप का उनका बिहेवियर होता है। सो ESIC ऑटोनॉमस है, स्टेच्यूटरी है, दोनों हैं। इसका क्लेरिफिकेशन करना ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन बन करके आता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ESIC हेडक्वार्टर का हमने एक प्रेस रिलीज ढूंढा। प्रेस रिलीज जो है ये 2016 का है और इस प्रेस रिलीज के 2016 के प्रेस रिलीज में ये कह रहे हैं ESIC गेट्स अवार्ड फॉर बेस्ट ऑटोनॉमस बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इंडिया प्राइड अवार्ड्स। सो कहने का मतलब ये है कि अब हमारा संदेह दूर हो जाता है और इस नतीजे पर, इस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं कि ESIC इज ए ऑटोनॉमस बॉडी, क्योंकि उनको बेस्ट अवार्ड मिल रहा है ऑटोनॉमस बॉडी के एरिया में। सो ESIC जो ऑटोनॉमस बॉडी है, अगर MCQ आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पब्लिक सेक्टर है, ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ESIC इज ए ऑटोनॉमस बॉडी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंक्लूजन है। आज के बाद कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ESIC का नेचर क्या है। ESIC इज ए ऑटोनॉमस बॉडी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर to your near and dear so that they can also get the benefit of this education. आज का नीति श्लोक, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। अर्थात समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि उसका जल किसी के उपयोग में नहीं आ पाता और व्यर्थ ही बह जाता है। पेट भर खाना खाने के बाद तृप्त हुए व्यक्ति को भोजन कराने का कोई महत्व नहीं होता। धनवान व्यक्ति को दान देने का कोई महत्व नहीं और सूर्य के प्रकाश में दिया जलाने का कोई महत्व नहीं होता। अर्थात जरूरतमंद के काम आने का महत्व है, समर्थ व्यक्ति की सहायता करने का कोई लाभ और महत्व नहीं होता है। इसी तरीके से समर्थ और व्यक्ति का सहायता करने से और लाभ करने से कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जैसे समुद्र में वर्षा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट भर खाना खाने वाले को भोजन देने से कोई फायदा नहीं है और धनवान व्यक्ति को दान देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए वर्षा अगर भूमि पर हो तो वो सबके काम आती है। खाना अगर अतृप्त व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को खिलाई जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है और दान अगर किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए तो दान का महत्व बढ़ जाता है। और सूर्य दिन में दिया जलाना तो जैसे कि कोई फिजूल खर्ची वाला काम हो गया। दिया जलाने का महत्व रात्रि में ही है, अंधेरे में ही है। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इसका उपयोग करना जानते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस रूल्स लॉज शैल प्रिवेल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।